जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए, सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, फटाफट तेजी से बता दें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को तेजी से। तो पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक वो क्या था आपका, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोग जो देखने वाले थे वो हम लोगों का क्या था, आज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, क्या था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कौन सा, मोहम्मद बिन तुगलक, यही पढ़ने वाले थे हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की जब बात आ जाती है तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या था, सिंपल सा लॉजिक है। कब से कब तक गद्दी पर बैठा, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड कब होगा इसका, तो 1325 से 1325 से मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक बना। एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी का, फटाफट बता दीजिए। बताएं जल्दी से, बताएं सभी लोग। तो 1325 से कितना, 1351 AD, ठीक है। सबसे पहला इसका ओरिजिनल नेम क्या था भाई, इसका रियल नेम क्या था, यानी वास्तविक नाम। इसका वास्तविक नाम था जौना खां या जूना खां, जौना खान। नहीं मिलेगा तो जूना खां मार कर देना, क्या हो जाएगा, जौना खां। ठीक, नहीं मिलेगा तो जूना खां, या आप कर दीजिएगा जूना खां, दोनों लिख दे रहे हैं। नहीं मिलेगा तो जूना खां, वैसे नाम था जौना खां, नहीं मिलने पर क्या मार कर दोगे बेटा, तो जूना खां, ठीक है। और इसने कितना, 5 प्रोजेक्ट चलाया था, टोटल 5 प्रोजेक्ट चलाता है, टोटल 5 परियोजना चलाता है। कितना, कुल 5 परियोजना चलाता है। और इसके 5 के 5 परियोजनाएं क्या होती हैं, फेल होती हैं। ठीक, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है कौन सा, सुल्तान, तो पागल सुल्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, पागल सुल्तान कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कौन सा प्रोजेक्ट होगा, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट आ जाता है आपका क्या, कैपिटल ट्रांसफर। सबसे पहला प्रोजेक्ट इसका क्या हो जाता है, टैक्सेशन इन दोआब एरिया। पहला प्रोजेक्ट होता है इंक्रीज ऑफ टैक्स इंक्रीज ऑफ टैक्स, यानी कर में वृद्धि, कर में वृद्धि, इसका पहला परियोजना था। अभी कौन से कब करेगा कर में वृद्धि, तो 1320, जब से गद्दी पर बैठेगा, 1325 1326, सबसे पहला जब गद्दी पर बैठेगा तो क्या करेगा, कर में वृद्धि करेगा। एक बार बता दीजिए सभी को, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, इंक्रीज ऑफ टैक्स इन दोआब एरिया, दोआब में कर में वृद्धि। ठीक, क्या कर लेता है, दोआब एरिया में कर में वृद्धि कर लेता है। कर बढ़ा के कितना कर देता है, 50%। कब करेगा, 1325 में, यानी कितना करेगा, तो रेट ऑफ टैक्स 1325 1326 में।
रेट ऑफ टैक्स कितना परसेंट बढ़ा देगा? 50%। कितना? तो 50% कर में वृद्धि कितना परसेंट कर दिया? 50%। अब दोआब एरिया क्या होता है? कौन से क्षेत्र में? तो दोआब क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? दोआब क्षेत्र में। कितना परसेंट टैक्स बढ़ा देता है? तो ध्यान रखिएगा 50%। दोआब एरिया, दोआब एरिया में अंतर्गत कौन आता है? तो बिहार आता है। दोआब के अंदर में कौन आएगा? बिहार आएगा। और आपका क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। बिहार, बंगाल, ये सारे क्षेत्र में एटसेट्रा कर दीजिए। अब जब इसने 50% कर बढ़ाया तो ये कुछ नया नहीं था कि भाई पहली बार। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी बढ़ाया था, लेकिन उसका प्रोजेक्ट क्या हो गया? तब फेल हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी 50% बढ़ाया था, लेकिन उसका प्रोजेक्ट क्या हो गया? फेल हो गया। वो सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। जो उसने 50% बढ़ाया, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसका प्रोजेक्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 50% इसने बढ़ाया, 50% उसने बढ़ाया, ठीक। तो उसका प्रोजेक्ट अलाउद्दीन खिलजी वाला क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो दोआब के क्षेत्र में कर में वृद्धि कर देता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था? दोआब में कर में वृद्धि। सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, इसका फेल हो जाएगा। कारण क्या होगा? इस क्षेत्र में क्या पड़ जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। और जब सूखा पड़ जाएगा तो एक डिपार्टमेंट बना देगा जिसे कहेंगे दीवाने आमिर को ही। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट बना देता है दीवाने आमिर को ही। यानी कौन सा विभाग होगा? दीवाने आमिर को ही। ये कौन सा डिपार्टमेंट होगा? तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी क्या? कृषि विभाग होगा। ये कौन सा विभाग होगा? तो कृषि विभाग होगा। और इसके माध्यम से क्या होता था? लोन देती जाता, मतलब ऐसे कह दीजिए, इसको क्यों बनाया गया था? तो कृषकों के लोन हेतु, कृषकों को लोन प्रदान हेतु, कृषकों को ऋण प्रदान करने हेतु। तो कृषकों को क्या करते थे? ऋण प्रदान करते थे। तो दीवाने आमिर को एक डिपार्टमेंट होता है जिसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहते थे। कृषकों को ऋण प्रदान करता था। अब इसमें क्या था कि जिस किसान को लोन मिलना चाहिए, एक बार फिर से समझ लीजिए पूरा बढ़िया से, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रहे थे, उसको दूर करने के लिए दोआब के क्षेत्र में कर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और वो कर बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया? 50% कर दिया। और जिस साल इसने कर बढ़ाया उस साल बंगाल में सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ गया तो किसानों की फसल और खराब हो गई। जब किसानों की फसल खराब हो गई तो दो ही चीज, सूखा तो कर तो मिलेगा नहीं डेफिनेटली, क्योंकि फसल खराब हो गई किसानों की। तो किसानों ने कहा कि भाई हमारी फसल खराब है, हम कर माफी कर दीजिए हमारा, हम कर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप कर हमें दीजिएगा, आप अपनी फसल अच्छी करिए, कैसे भी करके खेती बाड़ी करिए, बैल खरीदिए, हल खरीदिए, जो भी खरीदना खरीदिए। आपके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया था कि दीवाने आमिर को, यहां से लोन लीजिए, लोन लेकर के कर भर दीजिएगा, और फिर अपना बढ़िया से खेती करिए, और खेती करके अच्छे से। अब हुआ क्या? लोन सारे फर्जी लोग ले लिए, जिसे जो अच्छा किसान जो डिजर्व करता था उसे लोन नहीं मिलता है। जो करप्ट लोग थे, जो भ्रष्ट लोग थे, वो कई बार लोन ले लिए। और मोहम्मद बिन तुगलक जब उसके रिकवरी के लिए जाता है, देखो पांचों प्रोजेक्ट में पूरा पागल हो जाएगा, रिकवरी के लिए जाता है तो इसे लोन भी नहीं मिलता है, इसे लोन भी वापस नहीं मिलता है, और कर तो पहले ही नहीं मिल रहा है। तो इसका ये प्रोजेक्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो फेल, यानी का असफल कह लीजिए। तो पहला प्रोजेक्ट इसका क्या हो गया? फेल हो गया। अब दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट क्या कह रहा? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, यानी क्या? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन की जब बात आती है तो ये कब स्टार्ट होता है? 1327 में, 1327 में।
कैपिटल एमबीटी, एमबीटी का मतलब हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहां से कहां कर दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहां से कहां कर दिया? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक। तो एमबीटी कैपिटल कहां से ट्रांसफर कहां कर देता है? कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी कहां से कहां कर दिया? तो दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर देता है। चलो भाई अब देख लेते हैं दिल्ली कहां था, दौलताबाद कहां था। ठीक है, तो चलिए, तो कैपिटल कहां से कहां कर दिया गया भाई? कैपिटल दिल्ली से कहां कर दिया गया? दौलताबाद। अब देखो भाई राजधानी दिल्ली से कहां कर दिया गया? दौलताबाद। अब देखो इसको कैसे क्या होता है, फटाफट देखो ध्यान से। सारे बच्चे अब समझने फोकस करो, अच्छे से फोकस करिए सारे बच्चे। मान लीजिए हम लोग का, जो हम लोग का ये हो गया इंडिया, प्यारा खूबसूरत सा इंडिया हो गया भाई, सिंपल सा बात है, हमारा देश, हमारा प्यारा इंडिया। या इसी में बना लेते हैं यहाँ पर जगह। चलो अच्छा, बढ़िया बनाते हैं अलग ही। मान लीजिए हम लोगों का पैरा क्या हो गया? इंडिया हो गया। ठीक है, हम लोगों का पैरा इंडिया हो गया। यहां पर इंडिया के जस्ट बगल में आप जाओगे तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के पड़ोस में जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। ये एक प्लेस है जहां पर है दिल्ली, एक प्लेस है कहां पर? दिल्ली। और यहां पर हो जाएगा कौन सा प्लेस? दौलताबाद। दौलताबाद। ठीक, इसी को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां कर देता? दौलताबाद। क्यों करता है? क्या रीजन थे, क्या कारण थे? हाँ, अब आगे हैं सभी के कमेंट, बताओ क्या क्या दिक्कत है, सभी का क्लियर है? हाँ, कोई बात नहीं, एक आध दिन बिना कमेंट के भी काम चल सकता है भाई। ठीक है, चलिए अब आगे आए। यहां तक क्लियर है सभी का? एक बार बता दीजिए, कमेंट आने शुरू हो गए सभी के, धीरे धीरे करके आ जाएंगे। तो देखते हैं, तो दिल्ली से राजधानी कहां करते थे? दौलताबाद। दौलताबाद कहां होता है? महाराष्ट्र में। अब मुद्दा क्या था यहां पर? राजधानी क्यों बदलना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक? क्यों राजधानी, क्या दिक्कत थी उसे दिल्ली में? यहां पर दूसरे देशों का साम्राज्य शुरू हो जाता था। उसने कहा अगर राजधानी में दिल्ली से दौलताबाद कर देता हूं तो काम बन जाएगा, और यहां पर नया शहर होगा, नए लोग होंगे, ठीक, थोड़ा विद्रोह कम होगा। और दूसरा चीज था, क्योंकि यहां से दूसरे देशों का एम्पायर शुरू हो जाए, अगर यहां पर वो अटैक करते तो 3 से 4 दिनों में दिल्ली पहुंच जाते। और यहां से यहां तक की दूरी क्या? बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। तो सोचा कि अगर इधर से अटैक हो गया, जैसे मान लीजिए यहां से कोई देश अटैक कर रहा है बगल में, तो 3-4 दिनों में
कंट्री वाले दिल्ली पहुंच जाते और दिल्ली का काम खत्म कर देते। ठीक, इतनी समय में मोहम्मद बिन तुगलक सेना तो बना नहीं पाता। तो उसने कहा अगर मिड इंडिया में चला जाए, महाराष्ट्र में, तो इधर से अगर कोई अटैक करेगा तो 14 to 15 डेज उसे लग जाएंगे भारत में पहुंचने में। यहां तक तब तक हम अपनी पूरी सेना क्या कर लेंगे, बना लेंगे। इसलिए उसने राजधानी दिल्ली से कहा कर दिया दौलताबाद, यानी देवगिरी कह लीजिए। ठीक, तो कहा कर देगा दौलताबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कौन सा प्लेस है, दौलताबाद। राजधानी कहा कर देगा दौलताबाद। दूसरा कारण था कि ये पूरा मिड इंडिया में स्थित था, बीच भारत में स्थित था, इससे पूरे भारत पे कंट्रोल किया जा सकता था। इस कारण से भी राजधानी दौलताबाद का था। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड। तो ये भी कारण था दूसरा। लेकिन हुआ क्या, यहां पर थोड़ी सी प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं थी, और जब पानी की व्यवस्था नहीं थी, सिंपल सा लॉजिक है, पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो कहते हैं जो चीज की दिक्कत होती है, थोड़ी सी दिक्कत अगर हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, सिंपल सा बात है। अब पानी की दिक्कत थी, लोगों ने कोऑपरेट करना शुरू नहीं किया और पूरा विद्रोह पे उतर आए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे भी इसका लाइव एग्जांपल आप लोग खुद देख लो। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कमेंट अगर नहीं चलता है तो आप लोग क्या करते हो, तांडव मचाना शुरू करते हो, हमारा ये वो, दुनिया भर के परेशान होना शुरू हो जाते हो। ठीक है, अरे भाई कमेंट तो करना कोई जरूरी तो है नहीं, सिंपल सा बात है। आपका उद्देश्य है पढ़ाई करना, ना कि कमेंट करना, तो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दीजिए, है या नहीं। थोड़ा देख ले, 4-5 मिनट अगर कमेंट नहीं आया तो आप लोग परेशान हो जाते हो, जबकि क्लास फर्स्ट क्लास चल रही है, सर भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं। ठीक, क्लास भी चल रही है, बढ़िया चल रही, आप लोग परेशान हो जाते हो। सोचो क्यों परेशान होते हो भाई, कमेंट थोड़ी करना है, अरे पढ़ने आए तो पढ़ाई करो, सिंपल सा बात है। ठीक, तो मेन आपका उद्देश्य यही होना चाहिए। हाँ, तो वही चीज होता है, तांडव मचाना शुरू कर देते। तो लोगों ने यहां से यहां जब राजधानी ट्रांसफर किया, सर स्टार्टिंग से सब दिल्ली पर अटैक क्यों करते थे। अच्छा बताओ, अगर पाकिस्तान भारत में अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा। दिल्ली एक राजधानी थी, राजधानी ही तो कोई छीनेगा। कोई राजा कहां रहेगा, तो दिल्ली में रहता था, दिल्ली राजधानी होगी तो राजधानी ही तो छीनेगा, और कहां छीनेगा। ठीक, तो दिल्ली से कहा था दौलताबाद। तो इसने सोचा कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन हो गया क्या, ठीक हुआ क्या कि खूब बड़े पैमाने पर माइग्रेट करके लोग दिल्ली से कहां जाते, दौलताबाद। यहां पर प्रॉपर इंफ्रा की थोड़ी सी कमी थी, और वही थोड़ी सी कमी क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है पूरा का पूरा। और इसका ये प्रोजेक्ट भी क्या हो गया, खूब परेशान हो गए लोग, खाने पानी की दिक्कत और समस्याएं बढ़ने लगी डे बाय डे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा एक काम करो भाई, आ जाओ दिल्ली। खूब पैसा लगा करके नया शहर बना था, खूब पैसा इन्वेस्ट करके, पैसा भी गया और दोबारा आगे कहां पर, दिल्ली। और इसका ये भी प्रोजेक्ट क्या हो गया, तो फेल हो गया। तो सेकंड प्रोजेक्ट भी इसका भी क्या हो गया, तो इसका भी रिजल्ट क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब असफल हो गया, अनसक्सेसफुल। ठीक, ये भी रिजल्ट क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि खूब बड़े पैमाने पर, इवन कह लीजिए बहुत बड़े पैमाने पर यह आंदोलन चलाया गया था। ऐसे लग रहा था कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन खूब बड़े पैमाने पर फेल हो गया। ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई लोग अलग अलग स्टेटमेंट देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, जैसे इब्न बतूता कहता है अंधे को घसीट कर ले जाएगा, यहां से कहता है कि अंधे को घसीट कर दिल्ली से दौलताबाद ले गया और एक सैयागत लंगड़े को वापस लाता है, मतलब एक डेड बॉडी को वापस लाता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा प्रोजेक्ट। अब बात कर लेते हैं थर्ड प्रोजेक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, यानी क्या, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये प्रचलन कब करता है सांकेतिक मुद्रा का, 1329 में, 1329 में। ठीक, एमबीटी इंट्रोड्यूस्ड न्यू ब्रॉन्ज टंका in place of silver टंका।
मोहम्मद बिन तुगलक ने नए कांसे का टंका चांदी के टंके की जगह जारी किया। उसने नए कांसे का टंका किसकी जगह पर जारी किया? तो चांदी के टंके की जगह जारी किया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने नए कांसे का टंका किसके टंके की जगह जारी किया? चांदी का टंका। अब देखो क्या था उस समय इंटरनेशनल लेवल पर, क्या हो रहा था? सिल्वर की खूब डिमांड हो रही थी उस समय, इंटरनेशनल लेवल पर खूब डिमांड हो रही थी। ठीक, तो उस समय पूरा का पूरा अगर हम बात कर लेते थोड़ी देर के लिए कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया गया खूब बड़े पैमाने पर, तो उस समय क्या था कि इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर की खूब डिमांड हो रही थी, खूब डिमांड, अंतर्राष्ट्रीय रूप से चांदी की खूब डिमांड हो रही थी। और उस चांदी की डिमांड की जगह इसने क्या किया कि भाई देखा कि मामला खराब हो रहा है, तो इसने सिल्वर की जगह, कहा जाता है कई लोग का इतिहासकारों का मत है कि मान लीजिए चांदी हो गया, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए कि 8 ग्राम का इसने क्या किया, कॉपर ले लिया। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम का सिल्वर जारी करना है, 10 ग्राम का चांदी का सिक्का बनाना, तो ये क्या करता है 8 ग्राम का कॉपर ले लिया, 8 ग्राम का क्या ले लिया, तो कॉपर ले लिया, और इस पर 2 ग्राम का बढ़िया सा लेयर लगवा दिया इसे चांदी का। अब ये बन गया कितने ग्राम का टंका? 2 ग्राम का लेयर लगवा दिया। अब ये बन गया कितने ग्राम का टंका? 10 ग्राम का टंका बन गया। अब जब 10 ग्राम का टंका बन गया तो इसे मार्केट में रन करा दिया, और मार्केट में खूब बड़े पैमाने पर रन करा देता कि भाई खूब बढ़िया सा। अब सभी को लग रहा कि चांदी का सिक्का खूब मार्केट में रन करा दिया। अब लोग इसे बड़े प्यार से रखने लगे अपने, भाई नया नया सिक्का होता है, बहुत सारे लोग नया सिक्का आता है तो सोचते हैं कि भाई ये हमारे लिए आरबीआई छाप करके दी है पहली बार। नया नया जब सोचो हो कि नया नया जब 100-500 के नोट होते कितने प्यार से हम लोग देखते हैं कि भाई खूब बढ़िया सिक्का है। तो सेम वही तरह से अब जब एक्सपेरिमेंट करता है, ये सिक्का खूब मार्केट में रन करा दिया, और जब रन करा दिया क्योंकि चांदी इसके पास ज्यादा बचा नहीं था, तो व्यापारियों के पास जब ये सिक्का पहुंचा, सबसे पहले सुनारों के पास जब पहुंचा ये सिक्का, तो सुनार ठहरे, भाई सिंपल सा लॉजिक है। उन्होंने कहा चांदी तो है नहीं, तो एक नया नया सिक्का काम करते हैं, ज्वेलरी इसका बना लेते हैं, गहना बना लेते हैं। उसी को जब पिघलाने लगते हैं सुनार लोग, सुनार जानते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, बढ़िया इंसान होते हैं, सोने की बेहतरीन परख होती है उनके पास। जब उसे पिघलाने लगते देखते उसमें तो सोना है ही नहीं, उसमें पूरा का पूरा क्या भरा पड़ा है, कॉपर भरा पड़ा है। ठीक, क्या भरा पड़ा है, कॉपर भरा पड़ा है। फिर उन्होंने ये सिक्का लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि बोला भाई हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, उन्होंने सिक्का लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया। मतलब सुनारों ने मतलब इनकार कर दिया कि भाई ये सिक्का मार्केट में नहीं चलेगा, और उसका नकल बनाना लगे ये लोग, नकल बना के घर घर सिक्के जा रहे, व्यापारियों के पास पहुंचा। व्यापारी जब जान पाए कि ये नकली सिक्का है, तो व्यापारियों ने कहा भाई इसको लेके तो हम नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा, और सांकेतिक मुद्रा बाजार में थोड़ी चलती है। आज के समय सांकेतिक मुद्रा चल जाती है, ठीक, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये मार्केट में नहीं चलेगा, तो सीधा उन्होंने मना कर दिया, और उनका ये प्रोजेक्ट भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो इनका ये प्रोजेक्ट भी क्या हो गया, फेल हो जाता है। तो तीसरा प्रोजेक्ट भी क्या होता, तो फेल हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसका भी रिजल्ट क्या हो गया, तो फेल हो गया। अब ध्यान रखिएगा ये पहला एक्सपेरिमेंट नहीं था, पहला एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कोई नहीं लेता, तो कोई नहीं लेता, व्यापारी भी नहीं लेते, सब कुछ लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि काम करो भाई, जो सिक्का हमने जारी किया उसे वापस ले आओ, बदले में सरकारी सिक्का जाता है खूब बड़े पैमाने पर, और खजाना और खाली हो गया। इसका ये प्रोजेक्ट भी क्या हो गया, फेल हो गया। ऐसे ध्यान रखिएगा, पहला सांकेतिक मुद्रा चीन के शासक कुबलाई खान में, मतलब इसके पहले जो शासक थे चीन के शासक
चीन के शासक ऐसे कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए कुबलाई खान, कुबलाई खान और गैखातू खान, और गैखातू खान, नोट करके लिख लीजिएगा इसको। कुबलाई खान और गैखातू खान के दरबार में सांकेतिक मुद्रा पहले चल चुका था, पहले चलाया जा चुका था। ठीक, पहले ये चल चुका था, कुबलाई खान और गैखातू खान के दरबार में चल चुका था। और ये तीसरा पर्सन था जो प्रयास करता, लेकिन इसका क्या हो जाता, फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसका तीसरा प्रोजेक्ट भी क्या हो गया बेटा, फेल हो गया, क्योंकि खूब नकली सिक्के जा गए। दिल्ली, मथुरा, आगरा, हर घर टकसाल बन गए, हर घर नकली सिक्के बन गए। अब आते हैं इसका कौन सा चौथा प्रोजेक्ट। चौथा प्रोजेक्ट क्या होता है, कराची एक्सपीडिशन, खुरासान एक्सपीडिशन। यानी क्या, खुरासान की चढ़ाई। खुरासान की चढ़ाई। अब देखो खुरासान की चढ़ाई कब होगी, ये होगी कब, 1329 में। यहां खुरासान का शासक कौन होगा, रूलर कौन होगा, तो उसका नाम होगा अब्बू सैयद। क्या नाम होगा, अब्बू सैयद। क्या नाम होगा, अब्बू सैयद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट तेजी से। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। देखो यहां पर खुरासान की चढ़ाई 1329 में, रूलर कौन हो जाएगा, अब्बू सैयद। अब्बू सैयद हो जाएगा यहाँ का शासक। हाँ, रिजल्ट फेल, सारे फेल ही जा रहे हैं। इसका भी रिजल्ट क्या हो जाता है, फेल बेटा। खुरासान की चढ़ाई ये बड़ा खतरनाक अभियान माना जाता है। कारण क्या था, अब्बू सैयद अपने ही लोगों को टॉर्चर करता, अपने ही लोगों को परेशान करता, ध्यान रखिएगा, बार बार परेशान करता है। ठीक, सबसे बड़ी बात, खूब परेशान करता, अपने लोगों को टॉर्चर करता, परेशान करता। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, सेना ऑर्गेनाइज करते हैं, सेना बनाना शुरू करते। वहां के शासक क्या करता है, जो अबू सैयद था, अपने लोगों को टॉर्चर करता, परेशान करता कभी भी। तो वहां के खुरासान के लोगों ने, खुरासान का मतलब हो गया इराक के लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को इन्वाइट किया। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक को इन्वाइट किया, कहते हैं कि भाई आओ, हमें आकर के हमारी समस्या से मुक्ति दिलाइए और हमारे मनपसंद का शासक बनाइए। खुरासान वाले कहते हैं, वो कहता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ रहा हूं। और खुरासान वर्तमान में कहां पर है, इराक में है। कहां पर है ये, तो इराक का नाम सुना होगा सभी लोगों ने। कहां, ईरान, इराक का नाम सुना होगा। इराक में है खुरासान, कहां पर है, इराक में है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक अपनी पूरी जब सेना बनाने लगा, तो देखते देखते मोहम्मद बिन तुगलक के पास जो सोने के घोड़े वगैरह थे, सोने की अन्य सारी चीजें थी, चांदी की मोहरें थी, वो सब पिघलवा देता है। देखते देखते मोहम्मद बिन तुगलक 2,75,000 की सेना बना लेता है। कहीं कहीं मिलता 3,75,000 की सेना बना लेता, लाख की तो गिनती नहीं, खूब बड़ी सेना बना लेता है। कहीं कहीं 2,70,000 भी मिलता है, तो खूब बड़ी आर्मी बना लेता है। और पूरी सेना जब उसकी रेडी हो जाती है कि अब खुरासान पे अटैक करेंगे, पूरी सेना को, और सबसे बड़ी बात है कि उनको 1 साल का एडवांस सैलरी भी देता। मतलब ऐसे कह लीजिए कि इस अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सैनिकों को मोहम्मद बिन तुगलक ने 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया था, मतलब एडवांस सैलरी दे दिया था। ठीक है, 1 साल का इन्हें क्या कर दिया था, एडवांस सैलरी दे दिया था, अग्रिम वेतन दे दिया था सैनिकों को कि भाई ये ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 साल का एडवांस सैलरी दे दिया था।
अब मान लीजिए जैसे ये अभियान कब होनी है, जैसे आज कौन सा दिन है आपका, तो आज है आपका कौन सा दिन, फ्राइडे, ठीक है ना। अब आज है फ्राइडे, अब मान लीजिए आज है फ्राइडे, अब नेक्स्ट फ्राइडे को टीम पहुंचेगी, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट मतलब अगले फ्राइडे को पूरी सेना पहुंच जाएगी कहां पर, खुरासान। तो आज ही के पास मतलब अगले हफ्ते मूव करेगी खुरासान के पास, ठीक। तो खुरासान के लोग लेटर लिख करके मोहम्मद बिन तुगलक के पास भेजते हैं और क्या कहते हैं कि मैंने अपने शासक को मार करके गद्दी से उतार दिया, सत्ता परिवर्तित कर दिया है, आपको अब खुरासान आने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसका ये प्रोजेक्ट चलने से पहले ही क्या हो गया, फेल हो गया। और खूब पैसा लगाया था इस प्रोजेक्ट में, सोचा एक ही अटैक में सब निकाल लूंगा, सारा खर्चा वर्चा सब निकाल लूंगा, और इसका ये भी प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, असफल। इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो फेल, मतलब असफल हो जाएगा, ये भी प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फेल। कहते हैं ना जब इंसान के बुरे दिन होते हैं, जब इंसान के बुरे दिन होते हैं तो वो अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा तो उसमें तो फेल होता ही होता है, छोटे मोटे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है पीसीएस में फेल, रेलवे में फेल, बैंकिंग में फेल, एसएससी में फेल, सब जगह फेल हो रहा है, एनडीए में फेल, सीडीएस में फेल, और ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा तब भी फेल। तो मतलब उसके ऊपर फेलियर का टैग लग गया। अगर वो ग्रुप डी फेल हो जाए बच्चा तो समझ लो उससे बुरे दिन उसके लिए नहीं थे, वो फेल हो गया तो समझ लो वो सर्वगुण संपन्न हो गया। कहते हैं जब इंसान के बुरे दिन होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इंसान असफलताओं को खूब चूज करता है, और जब उसके अच्छे दिन होते हैं तो उसे समझ में नहीं आता कौन सी नौकरी पकड़े, कौन सी नौकरी छोड़े। मेरे तो 10-15 चेला ऐसे हैं, अब आप सोच लीजिए 10-15 चेला ऐसे हैं तो वो नौकरी पकड़ते हैं छोड़ते हैं। हमने कहा तुम लोग पकड़ते क्यों हो, वो हर बार कहते सर थोड़ा सा बड़ा पोस्ट मिल जाता है इसलिए छोड़ देते हैं। हमने कहा अच्छा जी, वो लोग इतने मतलब ऐसे बच्चे हैं कि पकड़ते रहते छोड़ते रहते हैं, ठीक। जो कुछ लोग हैं अपने प्रमोशन के लिए तो कहते हैं कि सर हमें प्रमोशन मिल जाता है, थोड़ा बड़े जॉब की तैयारी कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे होता नहीं कि भाई जब उनके पास मिल जाता, कहते ना जब एक, आप कभी भी देखो जैसे कहावत सुने हो ना कि घर से अगर खाना खा के निकल रहे हो, छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप कभी अप्लाई भी करना, मोस्टली अक्सर हो भी जाता है। जब आप घर से खाना खा के निकलते हैं तो बाहर में भी आपको खाना के पूछने वाले बहुत लोग होते हैं कि यार खाना खा ले, ठीक। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई, बहुत सारे लोग कहेंगे प्रणव जी खाना खा लीजिए, और अगर आप खाना नहीं खा के जाएंगे तो कोई नहीं पूछता कि खाना खा लीजिए, ठीक। हाँ, सबसे पढ़ा लिखा, हाँ बिल्कुल राणा बेटा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड पर्सन यही था, ठीक। और पढ़े लिखों की बात ही अलग होती है। तो चलिए, तो ये भी प्रोजेक्ट इसका क्या हो गया, फेल हो गया। 5वां प्रोजेक्ट, चलिए 5वां यहीं पे लिख दे रहे हैं। 5th प्रोजेक्ट, कराचिल एक्सपीडिशन। मतलब क्या, कराचिल की चढ़ाई। कराचिल की चढ़ाई, और कराचिल की चढ़ाई कब होगी, 1330 में। ये चढ़ाई कब होगी, तो 1330 में, 1330 में। और बात कर लेते, एरिया कौन सा होगा, उत्तराखंड। एरिया क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी अगर हम बात कर लेते हैं तो कुमाऊं गढ़वाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उस क्षेत्र में अटैक करता है। अब कहता है देखो भाई सेना तो बन गई तो कहीं ना कहीं तो ठीक, कहीं ना कहीं तो भाई जीतना जाना ही जाना है। जब सेना बन गई तो कहीं ना कहीं, हाँ ये भी फेल हो गया, बिल्कुल ये भी फेल हो गया। अब जब सेना बन गई तो कहीं ना कहीं जीतने जाना है। तो उसने कहा जो पहाड़ वाला क्षेत्र देख रहा है ना, इन्हीं को जीत लेते, क्या दिक्कत है। लेकिन अब सेना सोचो प्लेन एरिया में लड़ने की आदी है। आप लोग तो खैर सारा प्रिपरेशन डिफेंस वाले हो, आप लोग तो अच्छे से, सबसे पहले तो डिफेंस वालों को हमेशा मेरा सलाम रहता है कि वो बच्चे देश की सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए देखो मुझे तमाम सारे रहते हैं बच्चे, मैं डिफेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि वो बच्चे ऐसे जगह जा रहे हैं ना कि उनका उद्देश्य देश को प्रगति पे ले जाते हैं। जो डिफेंस के बच्चे होते हैं, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकैट हो, ये सब बच्चे गलत नहीं होते हैं। मतलब इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। मतलब इसमें ये सब नौकरी में ना बेईमानी नहीं है।
ये सब नौकरी बड़े ऑनेस्ट लोगों की नौकरी मानी जाती है और देशभक्ति वाली नौकरी मानी जाती है, मतलब देश को समर्पित। मतलब ये सब छोटा मोटा जॉब नहीं माना, तो सबके बस का है भी नहीं। ये सब बहुत अच्छी जॉब होती है, और मतलब जॉब का मतलब हो गया बहुत अच्छा काम होता है। वो 12 महीने सोचो कितने आराम से, बेशक पैसा उन्हें मिलता है, वो अलग बात है, पैसा कोई हर चीज नहीं होता है, तरीके और भी होते हैं। वही जब आप लोग पुलिस वाली नौकरी वाले जॉब में मिलते हैं हमसे, तो बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेक्ट करते हुए नहीं पाते शायद। हालांकि मैं सब जगह ठीक ही पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक होता है कि डिफेंस में तो लगाव हो जाता है दिल से बच्चों के, क्योंकि बच्चे मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, वो बच्चे अपने देश के लिए और समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज में शांति लाते हैं। आज डिफेंस की फोर्स ना हो तो हम लोग चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। शांति लाते हैं वो समाज में, बेशक उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, वो अलग बात है, उनका उद्देश्य होता है। इसलिए डिफेंस के बच्चों को पहली प्रायोरिटी देता हूँ, चाहे किसी को मिले ना मिले। मैं कहता हूँ उनको पूरा बेहतरीन तरीके से मेरा पढ़ाया क्वेश्चन जरूर आए, इस तरह से बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। मेरे साथ एक शुरू से रहा है, मैं डिफेंस वाले बच्चों को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक, बाकी अगर जॉब वॉब की रहती है मैं समझाता तो सबको हूँ, लेकिन यहाँ पर बेईमानी नहीं है। 2-4 करप्ट हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्टली 99% बच्चे क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और ईमानदारी से करते हैं। हाँ बिल्कुल, जी रहे हैं देश के लिए, मरे, बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल ये चीजें फक्र की बात होती है, ये फक्र की बात होती है, गर्व की बात होती है, और ऑनेस्टी की बात होती है। सबसे ईमानदारी से कर, सबसे ईमानदार अगर कोई तबका अगर है सैन्य डिपार्टमेंट में, तो ये सब मिलिट्री आर्मी ये सब है। बस चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे, ज्यादा भावुक हो जाते हैं हम कभी कभी। तो ये भी तो पहाड़ों के क्षेत्र में इन्हें लड़ाने के लिए ले जाता है, पूरा बर्फबारी शुरू हो जाता है, बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, बर्फबारी शुरू हो जाता है, पूरी की पूरी सेना, पूरी की पूरी सेना क्या हो जाती है। हाँ बिल्कुल बेटा, 100% विनोद जी, बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं अमित जी, बिल्कुल 100% पैसा, हाँ बिल्कुल पैसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब पूरी सेना जब पहाड़ों में एंटर करती है तो बर्फबारी शुरू हो जाती है, और बर्फबारी शुरू हो जाती है, पूरी पूरी सेना बर्फ के नीचे दब जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक से वापसी का अनुमति मांगते हैं कि हमें भाई वापसी का अनुमति दे दो। मोहम्मद बिन तुगलक कहता वापस नहीं आना, कुछ भी हो जीत करके ही आना है। और इसका भी रिजल्ट क्या होता है, फेल। ये भी प्रोजेक्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। इसका भी रिजल्ट क्या होता है, फेल। मतलब ऐसे कह लीजिए ये भी असफल हो जाता। तो 5 के 5 परियोजना चलाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक की 5 परियोजना फेल हो जाती है, इसलिए इसे पागल सुल्तान का दर्जा दिया जाता है। अब इसके समय खूब विद्रोह होते हैं, मतलब इसके समय का रिवोल्ट की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक विद्रोह रिवोल्ट इसके समय कितने होते हैं, टोटल रिवोल्ट 34। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुल विद्रोह कितने होते हैं, कुल विद्रोह होते हैं कितने, 34 विद्रोह इसके टाइम पे होते हैं, 34 विद्रोह। ठीक, सर्वाधिक साउथ इंडिया में, ध्यान रखना, सर्वाधिक दक्षिण भारत में, सर्वाधिक कहां पर, दक्षिण भारत में। सबसे ज्यादा विद्रोह कहां पर, दक्षिण भारत में। इसी के समय क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। कौन से साम्राज्य की, तो विजयनगर। ठीक, 1336 में इसी के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। हाँ बिल्कुल बेटा, ईमानदारी तुलिका करना ही है, और उससे हमारा भी नाम होगा। आप लोग जब पहुंचोगे आर्मी में, डिफेंस में, कहीं भी जाओगे, उससे हमारा भी नाम होता है कि हमारे बच्चे, आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं अपने लाइफ में, उसमें से जितने भी आर्मी के बच्चे गए होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, अच्छा खासा लंबा हो गया। और सोच लीजिए 2011 से ही पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे आर्मी डिफेंस तमाम सारे जगह गए हैं। 2011 से 2012 सॉरी 2012 से पढ़ा रहे हैं, और कितने साल हो गए, 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो मान लीजिए कितने, 11 साल कंप्लीट हो गए, 12वां साल आपका स्टार्ट हो गया, 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे फरवरी में। तो सोचो कितने साल हो गए, अच्छा खासा 11-12 सालों में कितने बच्चे पढ़ा चुके होंगे, अनगिनत बच्चे पढ़ा चुके हैं, और अनगिनत बच्चे हर जगह सेलेक्ट हैं। आज आप जब आप सेलेक्ट होकर के जाओगे डिफेंस में, जहां भी आपकी ड्यूटी लगेगी, संभावना रहेगी एकाध में एकाध चेला मेरा जरूर मिल जाएगा वहां पर, और अच्छा बच्चा मिलेगा, कभी बुराई नहीं करेगा। ठीक, अच्छा बच्चा मिलता है, ध्यान रखिएगा, अच्छा बच्चा मिलता है। चलिए, उनको सत सत नमन बेटा।
तो ये सारे के सारे लोग होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर आते कुल विद्रोह कितने होते हैं? 34। इसी के समय 1336 में, इन 1336 एडी विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई, अलग से पढ़ेंगे हम लोग विजयनगर एम्पायर, ध्यान रखिएगा, वॉज फाउंडेड बाई हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का। ठीक हाँ बिल्कुल, जो स्टॉक पे गया था अखिल जी। ठीक, हाँ विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। ठीक, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, चलिए धन्यवाद, आप लोग का मोस्ट वेलकम होगा, कभी भी आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? हरिहर और बुक्का। ठीक है ना, तो हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कई लोग अब विद्रोह करते हैं, ध्यान रखिए, कई लोग विद्रोह करते हैं। इसी के समय और किसका विद्रोह होता है? और इसी के समय बहमनी साम्राज्य इन 1347 नहीं मिलेगा तो 46 मार्क कर देना, ध्यान रखना, दोनों रहेगा तो 47। इन 1347 AD बहमनी किंगडम was founded by बहमनी किंगडम was founded by किसके द्वारा बनाया जाता है भाई? तो बहमनी किंगडम was founded by हसन गंगू। was founded by हसन गंगू। ठीक, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया। हसन गंगू ने किया। ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, हाँ ये साउथ इंडिया वाले पढ़ेंगे, बस इसको फोकस करना है। ठीक, तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया। कौन किसने किया? तो हरिहर बुक्का ने। और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हसन गंगू के द्वारा किया गया। ठीक, इसी के दरबार में आता इब्न बतूता। कौन आता? इब्न बतूता। इब्न बतूता इसी के दरबार। भाई विद्रोह हो रहा है, तमाम लोग आजाद होंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, अपने आप को तमाम सारे लोग फ्री करेंगे, आजाद करेंगे, अपने आप को आजाद करना शुरू कर देंगे कि भाई हर कोई आजाद करता है, क्योंकि भाई राजा मिल गया ना कामवान। बेकार राजा मिल जाता थोड़ा सा, मतलब अगर गड़बड़ राजा मिला तो सभी लोग अलग हो जाएंगे। ठीक, और इसी के समय कई सारे लोग अपना अपना आजाद कर लेंगे अपने आप को। चलिए और बात कर लेते हैं, कहां पर आ गया? इब्न बतूता। चलो पूरा ऐसे डिटेल लिख देते हैं। इब्न बतूता ये कब आता है? ये कौन था? ये कहां का रहने वाला था? मोरक्को। केम टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को। भारत मोरक्को से आया। भारत कहां से आता है? मोरक्को से आया। भारत कहां से आया बेटा? तो मोरक्को से। भारत मोरक्को से आया।
कहाँ से है? मोरक्को से। मोरक्को कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। मोरक्को एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। इसने मोरक्को किसके दरबार में आया? कौन शासक था उस समय? कोर्ट में किसके किसके दरबार में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। एमबीटी, एमबीटी का मतलब हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या किया? काजी बनाया। इसे किस रूप में नियुक्त किया? काजी के रूप में। इसे कहा गया काजी ऑफ दिल्ली एंड एम्बेसडर टू चाइना, एम्बेसडर फॉर चाइना कर देना। ठीक, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो मतलब इसका पूरा नॉर्मल लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत इजी वे में पढ़ा रहे हैं आपको। दिल्ली का काजी, दिल्ली का काजी और चीन के लिए दूत, चीन के लिए दूत, राजदूत, राजदूत बना के भेजता है कौन? तो इस पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? तो अपॉइंटेड बाय एमबीटी, अपॉइंटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद, फिर से देख लीजिए कि ये दिल्ली में आता है। इसकी बुक कौन सी होगी? पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे एक साथ। इसकी बुक कौन सी होगी? तो रहला। कौन सी किताब होगी? तो रहला, रहला नामक किताब होगी। चलो अब इसका पूरा लिख लेते हैं। सर शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज पूरा पढ़ेंगे, मराठा जब पढ़ेंगे ना तब शिवाजी महाराज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जब मराठा पढ़ेंगे तब शिवाजी महाराज के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक, देखो ये भारत कहां से आता है? मोरक्को से। मोरक्को से भारत आता है और किसके दरबार में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। सबसे लंबी यात्रा तय करके आने वाले यात्रियों में से माना जाता है और इसे दिल्ली का काजी बनाया गया। काजी उस समय क्या होता था? न्याय का काम करते थे। ठीक, हाँ सर, भारत मोरक्को से आया था। हाँ, भारत मोरक्को से आया था। ये भारत मोरक्को से आया था। मोरक्को एक कंट्री है, मोरक्को एक देश है बेटा। भारत मोरक्को से आया था। मोरक्को एक देश का नाम है। मोरक्को एक कंट्री है बेटा। मोरक्को, ये रहने वाला कहाँ का? मोरक्को का निवासी था, यहाँ का ये निवासी था। मोरक्को एक देश है, मोरक्को एक कंट्री है। मोरक्को एक देश है बेटा, एक देश है। और ये देश कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को। ठीक है, वहां से आता, वहां का निवासी था। और इसने रहला, इसे दिल्ली का काजी, काजी का समय उस समय काम क्या होता था? न्याय देना। और चीन के लिए इसे राजदूत बना करके भेजा गया। ठीक, और इसने कौन सी किताब लिखी? तो रहला नामक किताब लिखता कौन? इब्न बतूता। क्या लिखता है? इब्न बतूता। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में कई सारे हिंदुओं को भी नियुक्त कर रखा था, जैसे साई राज। साई राज इसके क्या थे? तो मंत्री थे। धारा इनका नायब वजीर था दक्षिण भारत का। और रतन क्या था? सेहवान का प्रशासक था, एक प्रदेश हुआ करता था। इसके हिंदू वजीर, ठीक, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का साई राज, कौन हो जाएगा? साई राज। साई राज कौन हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था। साई राज मोहम्मद बिन तुगलक का मिनिस्टर था, यानी मंत्री था। ये हिंदू था। धारा, कौन? तो धारा, ये क्या हो जाएगा? नायब वजीर, नायब वजीर, नायब वजीर ऑफ साउथ इंडिया। इसको ट्रांसलेट नहीं करना वजीर को, दक्षिण भारत का नायब वजीर।
दक्षिण भारत का नायब वजीर था। एक इसके दरबार में कौन आते, ध्यान रखिएगा, इसके दरबार में और बात कर लेते हैं। जैन पृष्ठ जिन प्रभासूरी भी रहा करते थे, इसी के दरबार में जैन पृष्ठ रहा करते थे। जैन पृष्ठ जिन प्रभासूरी, जिन प्रभासूरी केम इनटू द कोर्ट ऑफ एम्बेटी। जैन विद्वान जिन प्रभासूरी, जैन पुरोहित जिन प्रभासूरी इनके प्रभासूरी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए। मोहम्मद बिन तुगलक कहता राजा का खुद का धर्म होता है, लेकिन जब वो राजा के रूप में काम करता, राजा का व्यक्तिगत धर्म अपना अलग होता है, लेकिन जब वो राजा के रूप में काम करता तो उसका कोई धर्म नहीं, मतलब ये धर्म वरम को नहीं मानता था, बहुत ज्यादा रिलीजन के प्रति कट्टर नहीं था। ऐसे कल हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला, यानी होली सेलिब्रेट करने वाला पहला सुल्तान आपका माना जाता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जो पहला सुल्तान था जिसने होली में भाग लिया। ठीक, यह पहला सुल्तान था, पहला सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों में भाग लिया। हिंदू त्योहारों जैसे क्या, होली कह लीजिए, हिंदू त्योहारों में भाग लिया। मतलब इसके पहले कोई ऐसा सुल्तान नहीं था जो हिंदू त्योहारों में पार्टिसिपेट करे, ये पहला सुल्तान था। ठीक, ये पहला सुल्तान था, ध्यान रखिएगा, ये पहला सुल्तान था कि जिसने हिंदू त्योहारों में पार्टिसिपेट किया। वो पर्सन कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे एडवर्ड टॉमस कहते हैं, धनवानों का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार एडवर्ड टॉमस ने कहा। वहीं पर एल्फिस्टन के अनुसार एल्फिस्टन के अनुसार एल्फिस्टन के अनुसार सुल्तान के अंदर, सुल्तान के अंदर पागलपन के अंश विद्यमान थे। अंश विद्यमान थे, मतलब इसे पागल सुल्तान डिक्लेयर करता है एल्फिस्टन। एल्फिस्टन कहता है कि भाई ये पागल सुल्तान था। ठीक, कहता है कि ये क्या था? ये पागल सुल्तान था। सबके अलग अलग स्टेटमेंट है, कोई इसे पागल सुल्तान कहता है, कोई बढ़िया सुल्तान कहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन आपका कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में बिठा लीजिएगा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। ठीक, सबसे पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन माना जाता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और आते हैं, लिख दे रहे हैं सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान। सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान आपका यही माना जाता है। इसकी डेथ कहां पर होगी?
1351 में कहां पर? तो थट्टा सिंध पाकिस्तान। थट्टा सिंध पाकिस्तान, वहीं पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक। इसकी मृत्यु पर एक कथन था, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। किसने कहा था भाई? बड़ा प्यारा सवाल है। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। बड़ा प्यारा सवाल है, बार बार कहा गया। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। एक स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर है। ये किसके लिए कहा गया? किस व्यक्ति ने कहा था? सिंपल सा लॉजिक है, बहुत फेमस है। ठीक। ये बहुत पॉपुलर कहानी है, बहुत फेमस रहा है। ये मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है, इसके मृत्यु पर एक कथन बड़ा पॉपुलर है, अब्दुल कादिर बदायूनी का। ठीक है ना? हाँ, बदायूनी का कथन। बदायूनी का कथन, राजा को प्रजा से, थट्टा सिंध पाकिस्तान। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिल गई। ठीक। ये इसका स्टेटमेंट, मतलब कभी राजधानी बदल रहा तो कभी कुछ कर रहा तो कभी कुछ कर रहा, सारे परेशान हो गए। तो बदायूनी ने कहा कि राजा को प्रजा से, द किंग गॉट फ्रीडम फ्रॉम पब्लिक, और पब्लिक गॉट फ्रीडम फ्रॉम, यानी पीपल गॉट फ्रीडम फ्रॉम किंग, और किंग गॉट फ्रीडम फ्रॉम पब्लिक। मतलब राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हुआ? मुक्ति मिल गई। ठीक, क्लियर सभी का? चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, और क्योंकि समय भी इजाजत नहीं दे रहा। अब इसके बाद में आ जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक पूरा चलेगा कल, मुझे मेरे हिसाब से हो सकता है नहीं, पूरा नहीं चलेगा। फिरोज शाह तुगलक के बाद और दूसरे शासक भी आ जाएंगे। 1-2 क्लास के बाद आपका दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मुगलिया सल्तनत में आ जाएंगे। सभी का क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, क्लियर सर। पुष्पक जी का, खुशी जी का, बहुत बढ़िया। प्रणव जी का, हाँ थैंक यू आपको भी। आकाश जी का, राणा जी का, संतोष जी का, सभी का क्लियर। अभी अखिल जी का वेरी गुड। अनंत प्रजापति जी का, सूरज जी का, प्रणव मोहिते, सभी का क्लियर सर, क्लियर सर। अमित राणा, सभी का थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।